पिछले क्लास में आप रिवर्सिबल रिएक्शन समझ गए थे। आज हेडिंग डाले हुए हैं कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए लिखिए तो। लिखेंगे केमिकल रिएक्शन in which a reactant is converted into product and product is also converted into reactant under similar condition is called reversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में और सिमिलर कंडीशन में वही प्रोडक्ट फिर से कन्वर्ट कर जाता है रिएक्टेंट में। इसी को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और इस सिंबल से, इस साइन से हम इसको दिखाते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज 2-in-1 रिएक्शन। आप लोग बात करिए, हम चेंज करेंगे इसको। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज 2-in-1 रिएक्शन। देखने में ऐसा लगता है कि इसमें मात्र एक रिएक्शन हो रहा है, इसमें एक रिएक्शन नहीं हो रहा है। लिखा हुआ एक रिएक्शन है लेकिन हो रहा है इसमें कितना रिएक्शन? दो। एक ए और बी एक ए और बी आपस में जुड़कर सी और डी बनाता है और दूसरा सी और डी आपस में जुड़कर ए और बी बनाता है। देखिए आगे अगेन, जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट करता है बी में, ए कन्वर्ट करता है बी में और बी कन्वर्ट करता है ए में। यहां पर दो रिएक्शन हो रहा है। इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है इसको बोला जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन भी आप बोल सकते हैं, और इसको बोला जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में एक ही टाइम में सिमिलर कंडीशन में दो रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते रहता है। तो नीचे एरो देंगे, इसको पूरा करेंगे इसको पहले। नीचे एरो देंगे, लिखेंगे इन रिवर्सिबल रिएक्शन two reaction occurs at a time under similar condition in opposite direction.
किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अंडर सिमिलर कंडीशन एट ए टाइम दो रिएक्शन होते रहता है और दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक कहलाता है फॉरवर्ड और दूसरा कहलाता है बैकवर्ड। और इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन नेवर अकर्स कंप्लीटली। इस तरह का केमिकल रिएक्शन कभी भी पूर्णतः समाप्त हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरा में बदला, दूसरा फिर पहला में बदला, पहला से दूसरा, दूसरा से पहला, ये लगातार रिएक्शन होते रहता है। तो नीचे एरो देके लिखेंगे इट नेवर अकर्स कंप्लीटली। इट नेवर अकर्स कंप्लीटली। हो गया लिखा हुआ? तो अभी आप समझे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन को। अब हम एक वर्ड इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को। हीरिंग डालिए। इक्विलिब्रियम, इसको आप पहले थोड़ा वर्बली समझिए, उसके बाद हम इसको थ्योरेटिकली समझेंगे। बात बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो छूटेगा। कहिएगा ना वापस कि दोबारा फिर से उस स्लाइड लाइए, तो नीचे उतर के पीटना शुरू करेंगे स्लाइड लाने के बदला। खिस्सा करते रहता है। ध्यान दो इधर। इक्विलिब्रियम क्या है, इसको दो तीन एग्जांपल से समझो। जैसे एक धागा हम यहां बांध दें और उसमें एक टुकड़ा लगा दें और उसको झूला झूला दें। झूलते झूलते एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो स्थिर हो जाएगा। जिस समय वो स्थिर होगा उस समय ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के द्वारा एग्जैक्टली बैलेंस होगा और तब तक ही अपनी स्थिति को बनाए रखेगा जब तक कि किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना करे। तो ये स्थिति का क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम की स्थिति। तराजू पर यदि आप कोई चीज तौल रहे हैं, एक तरफ बटखरा चढ़ा दिए, मान लीजिए एक तरफ चीनी तौल रहे हैं, तो जो चीज ज्यादा मात्रा में होगा वो पलड़ा बैठ जाएगा। लेकिन यदि वो दोनों बराबर मात्रा में हो तो तराजू का पलड़ा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और यदि उसको छोड़ दें आप, तो सालों भर भी छोड़ दीजिएगा ना, तो वो उसी स्थिति में रहेगा, वैसी ही स्थिति में रहेगा। तो वो किस स्थिति में कहलाएगा? इक्विलिब्रियम की स्थिति में कहलाएगा। अब मान लीजिए कि दो आदमी साइकिल चला रहा है और एक का रफ्तार थोड़ा तेज है, दूसरे का रफ्तार थोड़ा स्लो है। तो ये चल रहा है, चलते चलते जिसका रफ्तार तेज है वो आगे बढ़ जाएगा और जिसका रफ्तार स्लो है थोड़ा पीछे रहेगा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि जिसका रफ्तार तेज था उसने अपना रफ्तार थोड़ा कम किया और दूसरे ने अपना रफ्तार थोड़ा बढ़ा दिया। और एक स्थिति ऐसी आई जब दोनों एक दूसरे के समान आया और वहां से बिल्कुल समान रफ्तार से चल रहा है। तो जिस जगह से रफ्तार समान हो गया, ये क्या कहलाया? इक्विलिब्रियम की स्थिति कहलाएगी। ये सब इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ओवरऑल दो तीन एग्जाम्पल जो हम आपको दिए, इससे अब आप इसके डेफिनेशन पर आइए। इससे जो कंक्लूजन निकलेगा वही इसका डेफिनेशन है। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का एक कंडीशन होता है। इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का एक कंडीशन होता है जहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस के किसी भी प्रॉपर्टी में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता है। यदि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर चला गया तो इसका मतलब है कि अब उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इसको हम डिफाइन नॉर्मली कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम इज ए कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम वर्ड इज ओनली यूज्ड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इट मीन्स इक्विलिब्रियम इज ए कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एट विच properties of reversible process do not change with time। लिखेंगे equilibrium is a condition of equilibrium is a condition of reversible process। equilibrium is a condition of reversible process
at which properties of reversible process at which properties of reversible process do not change with time. लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, नीचे लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक नंबर फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसको डिफाइन करके एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनिए पहले, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको समझने से पहले आप फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस को समझिए, तब आपको यह बात समझ में आएगा। ये बताइए आप कि यदि आप आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दें, थोड़ा सा हीट करेंगे तो ऐसा होगा, और फिर वाटर को कन्वर्ट कर दें किस में, आइस में। पहले आप ये बताइए कि यह एक फिजिकल चेंज है या यह एक केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज है। आप कैसे समझे कि यह एक फिजिकल चेंज है? इसके लिए समझना पड़ेगा कि फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज एक ऐसा परिवर्तन होता है, एक ऐसा चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, उसके केमिकल फॉर्मूला, उसके कंपोजिशन, इस सब में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। जैसे यदि हम आइस की बात करें तो आइस भी बना होगा H2O से और वाटर भी बना होगा H2O से। अंतर सिर्फ ये है कि ये लिक्विड फेज में है और ये सॉलिड फेज में, यानी इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है और इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है। यदि हम वाटर की बात करें और वेपर की बात करें तो ये भी वाटर ही है, लेकिन किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, और यह भी वाटर ही है, किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो यह भी किस प्रकार का चेंज है, फिजिकल चेंज। आई बात समझ में? तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उसको हम कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? आइए अब वापस एक दूसरे बात पर। मान लीजिए कि H2O कन्वर्ट करता है H2 प्लस O2 में। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना तो H2 बनता है और O2 बनता है। बताइए तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? यह केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें तो केमिकल फॉर्मूला ही बदल गया। केमिकल फॉर्मूला बदल गया मतलब कंपाउंड बदल गया। अब आप एक चीज देखो, वाटर का काम होता है आग बुझाना, आग बुझाने के काम आता है वाटर, और इसी से बना हुआ दो चीज, हाइड्रोजन बहुत तेजी से जलता है और ऑक्सीजन उसको जलाने में सहायक होता है, उसको मदद करता है। बताइए दोनों का प्रॉपर्टी बदल गया कि नहीं? तो केमिकल चेंज जब होगा तो कंपाउंड का नेचर ही पूरा का पूरा बदल जाएगा, उसका केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाएगा, उसका केमिकल फॉर्मूला ही बदल जाएगा। तो वह इक्विलिब्रियम जो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा एस्टेब्लिश होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, यानी जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस में। और वह इक्विलिब्रियम जो केमिकल चेंज के द्वारा एस्टेब्लिश होता है उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जो केमिकल रिएक्शन करके स्टेब्लिश होता है, उसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो यहां से जो आप पहला नंबर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड बाय फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम, और उसका एग्जांपल ये दोनों लिखाएगा। और जो दूसरा है उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड बाय केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका एग्जांपल ये लिखाएगा। इसमें और एग्जांपल हम लिखेंगे नंबर डिफाइन कीजिए तो इक्विलिब्रियम व्हिच इज established by physical process is called physical equilibrium।
इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम एज फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों लिख दीजिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल फिजिकल इक्विलिब्रियम का है। अगला दूसरा ही नहीं डालेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। खुद से डिफाइन कीजिए इसको। इक्विलिब्रियम विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। Equilibrium which is established by chemical change is called chemical equilibrium। H2 प्लस I2 ये दोनों गैस है, रिएक्शन करके 2HI में बदल जाता है, ये भी गैस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है, और यही अमोनिया डिकम्पोज होकर फिर से बना देता है कौन चीज, N2 और H2। यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस, और यहां पर जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। और यहां पर नोट करके इस बात को लिख लेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम एक और बेस पर डिफरेंट टाइप का होता है, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये लिखने का चीज नहीं है, ये समझने का चीज है, और हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहले आप बताइए तो स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, स्थिर, और डायनामिक का मतलब चलने वाला चीज जिसमें कुछ मूवमेंट हो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये चलने वाला प्रक्रम है। चलिए एग्जांपल से समझिए, ज्यादा बढ़िया समझेंगे। जैसे यदि किसी धागा को बांध कर यहां नीचे छोड़ दिया जाए तो कुछ देर के बाद वो क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, हाँ या ना। तो स्थिर हो गया, बोलता आ नहीं, अरे क्या हुआ, कौन बोलेगा, हाँ तो बोला करो, नहीं तो हम भी गुम निकल जाएंगे, तब तुम हल्ला करना शुरू कर दोगे। तो धागा यदि यहां पर रुका हुआ है, मान लीजिए कि झूला झूल रहा था, झूला जिस समय झूल रहा था तो उस समय तो वो इक्विलिब्रियम पर ही नहीं है। इक्विलिब्रियम पर वो तभी आएगा जब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बिल्कुल बराबर हो जाए और वो पॉइंट स्थिर हो जाए। तो ये स्थिर है, ये भी एक इक्विलिब्रियम की स्थिति है, इसको हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तराजू वो जब इक्विलिब्रियम पर आएगा तो क्या होगा, स्टैटिक या डायनामिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन दो आदमी जो चल रहा है सेम स्पीड से चलने लगे और समय के साथ उसके स्पीड में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो यह हाँ पेंडुलम डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब बताइए तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम का यहां पर क्या मतलब है इसको समझिए। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब यह है कि वो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन रुका नहीं है, लेकिन समय के साथ केमिकल रिएक्शन में उसके रिएक्टेंट या उसके प्रोडक्ट में उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि रिएक्शन हो नहीं रहा है, इस बात को आप और बेहतर समझेंगे आगे के टॉपिक में, अभी तुरंत पढ़ाएंगे उसको हम, तो वेट कर लेते हैं। मतलब चलने के साथ यदि इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है तो डायनामिक, और यदि रुका हुआ है और इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया स्थिर है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक। अब देखिए आपके चैप्टर का क्या नाम है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी वही ना हम लोग पढ़े, असली आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहां से। लिखिए तो केमिकल इक्विलिब्रियम।
अभी तक जो बातें थी वो तो इससे संबंधित वो बात था जो इसका बेस बनाता है, जो एक लैंग्वेज तैयार करेगा। अब आया टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। हेडिंग लिख लिया? अब सुनो, कॉपी ओपी बंद करो, 10-20 मिनट पहले सुनो तो। काहे कि यहां पर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं, और यदि तू नहीं समझ पाए ना केमिकल इक्विलिब्रियम का असली कंसेप्ट, तो पूरा का पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा। अभी से 1 महीना तक आपका पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा ढंग से समझिए। यहां पर एक दिक्कत आती है समझने में कुछ। सुनिएगा, मान लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक कन्वर्ट कर रहा है किसमें, बी में, और बी पुनः कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ए में। इक्विलिब्रियम वर्ड जब भी आए तो आप तुरंत समझ लीजिए कि वो प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही इक्विलिब्रियम शब्द आता है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं। जैसे मान लो कि यहां पर एक धागा बांध के उसको झूला झूला दे, तो झूलते 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 एक स्थिति में आएगा और ये लटक जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। अब मान लीजिए झूला झूला ऊपरे भाग गया, तो कहां से इक्विलिब्रियम पर आएगा, वो कहां गया पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही इक्विलिब्रियम वर्ड का यूज होता है। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का सबसे स्टेबल स्टेट होता है, सबसे स्टेबल स्टेट। और इसीलिए कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर आएगा ही आएगा, चाहे 2 मिनट के बाद आए, 5 मिनट के बाद आए, 10 मिनट के बाद आए, उसको घूम फिर के कहां आना है, इक्विलिब्रियम पर। जैसे धागा को खूब जोर से हिला डोला दिए, थोड़ा ज्यादा देर झूला झूलेगा, लेकिन वापस कहां आएगा, इक्विलिब्रियम पर। कोई थोड़ा जोर से झुलाया, फिर भी वो कहां आएगा, इक्विलिब्रियम पर। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम उसका सबसे स्टेबल स्टेट, जहां पर ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है बीच में स्थिर हो जाएगा। और जब तक एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स उस पर काम करता रहेगा, तब तक वो कभी भी इक्विलिब्रियम पर आ नहीं सकता है। चाहे वो डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या टेंशन हो, या आप अपने तरफ से उसको धकेल दें, धक्का मार दें, या हवा उसको हिला डोला दे, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये एक्सटर्नल फोर्स खत्म होगा, वैसे ही वापस कहां आके रुकेगा, वो इक्विलिब्रियम पर। इट मींस इक्विलिब्रियम इज मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये पहला बात। इसका दूसरा बात सुनिए, इसको क्या हो गया समझ में नहीं आता है, ऐसे में पढ़ाने में मन नहीं लगता है। शांत रहेंगे आप तो सुनाई पड़ जाएगी, ठीक है। सुनिए, तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का जो सबसे स्टेबल स्टेट होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम। तो वो कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, या केमिकल इक्विलिब्रियम हो, वो निश्चित है कि वो इक्विलिब्रियम पर आएगा, पहला चीज। अब आइए दूसरा पॉइंट पर। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको 2-3 ग्राफ और बहुत सारी बातें समझनी पड़ेगी। अभी लिखना कुछ भी नहीं। जैसे मान लो कि ए कन्वर्ट करता है बी में और बी कन्वर्ट करता है किस में, फिर से ए में। किसी भी केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम वह पॉइंट होता है, या इक्विलिब्रियम वह स्टेट होता है किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का, जहां पर टाइम के साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। और आप यही चीज आगे डेफिनेशन में भी लिखेंगे। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ए और बी है। मान लीजिए कि रिएक्शन शुरू हुआ, जिस समय शुरू हुआ उसको हम टी बराबर क्या बोलेंगे, 0। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम टी बराबर 0 लिख देना तो आप समझ लीजिए कि रिएक्शन वहां से स्टार्ट हो रहा है। टाइम कभी 0 होता नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो टाइम देगा ही ना। मान लीजिए कि रिएक्शन करवाने के लिए आपने ए का कितना अमाउंट लिया, 10, और यहां पर 10 को हम m लिख देते हैं। 10m मतलब 10 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना मोल आप ए डाले, 10 मोल। अभी जब रिएक्शन हुआ ही नहीं तो बताइए बी का अमाउंट कितना, 0, हाँ या ना। अब 1 घंटा के बाद, आफ्टर 1 आवर, मान लीजिए कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमने पाया कि ए पहले था 10, अब बचा हुआ है 8, तो 2 कहां गया, 2 बदल गया किस में, बी में।
जैसे ही इसका कुछ अमाउंट बना होगा, निश्चित है कि यह अमाउंट फिर से कन्वर्ट करने लगा होगा किसमें, ए में। लेकिन आप ये हमको बताइए कि क्या दोनों का रेट आपस में समान होगा? नहीं। इसलिए क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है और इसका अमाउंट बहुत कम, तो शुरू में ये ज्यादा रफ्तार से बदल रहा होगा किसमें, बी में, और बी बहुत कम रफ्तार से बदल रहा होगा ए में। यानी दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है। इस आधार पर यदि हम 1 घंटा और छोड़ दें, यानी आफ्टर 2 आवर्स, तो मान लीजिए कि ये हो गया अब कितना, 6, तो ये कितना हो गया, 4। यानी अभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार बदल रहा है। अब मान लीजिए कि हम फिर 1 घंटा छोड़ दिए, यानी 3 घंटा के बाद देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये है 4 और ये है 6। यानी अभी तक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो ही रहा है। और मान लीजिए चौथा घंटा में हम देखते हैं कि ये फिर 4 है और ये 6 है। इसके बाद इसी तरह से टाइम आगे चलता गया, ये 4 है, ये 6 है। कल होके देखे तो भी 4 6, 1 साल के बाद देखे तो भी 4 6। इसका मतलब है कि टाइम के साथ अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब आप एक चीज बताइए कि कितना टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया? 3 घंटा के बाद। देखिए 10 8 6 4 4 4 4, यानी यही पढ़ना के मेंटेन किया। यानी आफ्टर 4 आवर्स ये इक्विलिब्रियम पर आ चुका है और इसके बाद किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एक बात ये हुई। दूसरा बात ये है, फिर से सेम रिएक्शन लीजिए। ए कन्वर्ट किया किसमें, बी में, और बी कन्वर्ट किया किसमें, ए में। हम टी बराबर लेते हैं 0, शुरू में 10m और ये ले लेते हैं 0। अब मान लीजिए कि t इज इक्वल टू आफ्टर 1 आवर ये होता है कितना, 8 और ये 2। आफ्टर 2 आवर्स ये मान लो होता है 6 और ये होता है 4। आफ्टर 3 आवर मान लो ये 6 ये 4। आफ्टर 4 आवर्स मान लीजिए ये 6 ये 4, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया। बताइए तो यहां भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं? आप हमको थोड़ा अंतर बताइए कि इस दोनों सेटअप में अंतर क्या है। 2 चीज का अंतर है, आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए तो ये 3 घंटा के बाद इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश किया और ये 2 घंटा के बाद एस्टेब्लिश किया। हाँ या ना? पहला अंतर। दूसरा अंतर जो सबसे बड़ा अंतर है, इक्विलिब्रियम तक जाते जाते रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम गया और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। यहां पर इक्विलिब्रियम तक जाते जाते रिएक्टेंट ही ज्यादा रहा और प्रोडक्ट कम रहा। चलिए एक और काम करते हैं। फिर से हम लेते हैं ए कन्वर्ट किया किसमें, बी में, और बी कन्वर्ट किया ए में। t बराबर 0 पर हम इसका ले लिए कितना, 10m, ये 0। 1 घंटा के बाद ये मान लो हो गया 8 2 आवर्स के बाद मान लो ये हो गया 6 और ये हो गया 4, एंड 3 आवर्स के बाद मान लो ये हो गया 5, ये हो गया 5। फिर 4 आवर्स के बाद, 4 आवर्स के बाद भी ये 5 है, ये 5 है। आप बताइए कि वो जो 2 सेटअप था उससे ये डिफरेंट है या सेम आपको दिख रहा है? क्या अंतर है दोनों में? टाइम का तो छोड़िए, कंसंट्रेशन का देखिए कि जब ये इक्विलिब्रियम पर आया तो दोनों का कंसंट्रेशन आपस में बराबर है। जनरली लोग एक कंफ्यूजन यहां दिमाग में सेट कर लेते हैं कि अमाउंट समान होगा तभी इक्विलिब्रियम हासिल होगा, अन्यथा नहीं। ये गलत है। रिएक्शन किसी भी 3 में से किसी भी कंडीशन में इक्विलिब्रियम पर जा सकता है। रिएक्टेंट के कम, प्रोडक्ट के ज्यादा कंसंट्रेशन पर एक कंडीशन में, दूसरा कंडीशन में रिएक्टेंट के ज्यादा और प्रोडक्ट के कम कंसंट्रेशन में भी इक्विलिब्रियम पर जा सकता है। और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें बराबर अमाउंट में इक्विलिब्रियम हासिल होता है। यानी इक्विलिब्रियम को हासिल करने का मतलब आप ये मत समझिए कि रिएक्टेंट का अमाउंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट इक्वल हो गया। ये इक्वल अमाउंट पर भी इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर सकता है और इक्वल अमाउंट नहीं हो तो भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकती है। लेकिन ये बात यहां पर 3 आया और इस 3 बात के पीछे एक बात है जो कॉमन है, और वो बात ये है कि इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ तभी एस्टेब्लिश होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए। अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर कंसंट्रेशन पर हो या बराबर कंसंट्रेशन पर नहीं हो, ये दोनों बातें हो सकती है। अब आप कहेंगे कैसे, तो वो कुछ ऐसे है, जैसे आप इसको एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ये सब एग्जांपल आपके दिमाग में ज्यादा बढ़िया से अटता है। मान लीजिए दो आदमी लड़ाई कर रहा है, दोनों आदमी बिल्कुल एक जैसा है। एक आदमी 5 थोपी मारा, दूसरा फिर 5 मारा, फिर एक मारा 5, फिर दूसरा मारा 5, फिर एक मारा 5, दूसरा मारा 5। बताइए ये इक्विलिब्रियम की स्थिति है कि नहीं? किस तरह का इक्विलिब्रियम है ये, डायनामिक या स्टैटिक? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और बताइए तो कितने बराबर थोपी पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ? चलो ठीक है। अब एक दूसरा कंडीशन लेते हैं, यानी ये तीसरा केस आया जो अभी बोर्ड पर यहां सामने है। अब एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें एक आदमी थोड़ा शक्ति ज्यादा है उसको और एक आदमी थोड़ा कमजोर है, लड़ाई कर रहा है दोनों, थोपिया दोनों एक दूसरे को रहा है। तो जो ज्यादा शक्ति वाला है, जो ज्यादा स्ट्रांग है, ये मारा 10, वो मारा 4, वो 4 मार पाया। फिर वो भी मारा 10, ये भी मारा 4, वो भी मारा 10, ये भी मारा 4। आपको क्या लगता है कि क्या ये इक्विलिब्रियम नहीं है? ये भी इक्विलिब्रियम है। कहां समय के साथ परिवर्तन हो रहा है थोपी में? एक 10 मार रहा है और एक 4 मार रहा है। अब एक तीसरा कंडीशन लेते हैं, जो स्ट्रांग था उससे भी कोई स्ट्रांग से भिड़ गया, वो जो 10 मार रहा था। अब वो क्या किया, वो इसको मारता है 20, ये उसको 10 मार पाता है, वो मारता है 20, इसको 10 मार पाता है। अब बताइए कि किस समय किस तरह का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा? क्या ये हम और आप डिसाइड करेंगे? नहीं, ये डिसाइड करेगा सिचुएशन, ये डिसाइड करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कौन किस अवस्था में ज्यादा रहना चाहता है ये हमारे और आप पर निर्भर नहीं करता है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर, कंसंट्रेशन पर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन को ज्यादा कम रख के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा या कंसंट्रेशन को इक्वल रख के मेंटेन करेगा। तो यहां पर जो असली कंफ्यूजन होता है वो इसी बात में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। क्लियर है ये? चलिए अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। पहले आप इसको डिफाइन कीजिए, तो हेडिंग डाले हैं आप केमिकल इक्विलिब्रियम, पहले इसको डिफाइन कीजिए फिर इसके ग्राफ पर चलेंगे। लिखेंगे, लिखिए रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच केमिकल इक्विलिब्रियम को एक दोबारा फिर से समझने के लिए दोबारा फिर से डिफाइन कीजिए। लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ reversible reaction in which concentration of reactant or product do not change with time, is said to be in the position of chemical equilibrium. इस डिफिनेशन में आप क्या समझे? किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने कंसंट्रेशन को चेंज करना बंद कर दिया तो समझ लीजिए कि वो कहां पहुंच गया है, इक्विलिब्रियम पर। और इक्विलिब्रियम पर क्यों पहुंचा? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस का सबसे स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम होता है। क्या यहां तक बात समझ में आई? चलिए इधर देखिए, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। आप ये बताइए कि 8 2 6 4 4 6 यहां तक तो दिख रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसके नीचे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन इसका क्या मतलब? रिएक्शन रुका? रिएक्शन रुका नहीं, रिएक्शन अभी भी ए बी में बदल रहा है, बी ए में बदल रहा है, लेकिन जिस रेट से ए बी में बदलता है उसी रेट से बी ए में बदलता है। और ऐसा कितना घंटा के बाद हुआ? 3 घंटा के बाद। इसीलिए 3 घंटा के बाद कंसंट्रेशन बदलना बंद कर दिया, और उससे पहले दोनों का रेट आपस में बराबर नहीं था, इसीलिए वहां पर लगातार चेंज हो रहा था। तब तो ऐसी स्थिति में केमिकल इक्विलिब्रियम को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। बताइए तो कैसे? रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच
rate of forward reaction and rate of backward reaction are equal is said to be in the position of equilibrium. हाँ या ना? कहने को आप दो तरह का बात लिख दिए, लेकिन सच पूछिए तो बात सब मिला जुला के एक ही है, क्योंकि कंसंट्रेशन में तो परिवर्तन तभी रुक जाएगा जब दोनों का रेट आपस में समान हो जाए. तो ये बात डेफिनेशन बाद में फिर आएगा, पहले इसका डाटा लिखेंगे और उसके बाद ग्राफ. लेकिन रुकिए, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको बहुत चीज समझना है. देखिए, हम यहां पर एक ग्राफ खींचते हैं और इस ग्राफ में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझेंगे. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इस जगह पर, इस वाई एक्सिस पर आप ले लो कंसंट्रेशन को. ठीक है, और इस नीचे में आप ले लीजिए किसको? टाइम को. बताइए तो यहां पर इस रिएक्शन में कितने कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? दो. कौन कौन? ए और बी. ए और बी. टाइम जब 0 था तो ए का कंसंट्रेशन है 10 और बी का कंसंट्रेशन है 0. यानी हमको दो पॉइंट इंडिकेट करना पड़ेगा. एक मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट. इस पॉइंट पर टाइम भी 0, कंसंट्रेशन भी 0. बताइए 0 टाइम पर किसका कंसंट्रेशन 0 है? बी का. यानी ये वाला पॉइंट किसका पॉइंट है? इसको हम बोलेंगे, कुछ मत लिखना, बस देखते जाओ, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत होगा तुमको. इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी. क्लियर है ये? अब बताइए t बराबर 0 पर a का कंसंट्रेशन कितना है? तो जिस समय b धरती पकड़ ले है उसी समय a आसमान में उड़ रहा है. कहां है ये? बिल्कुल ऊपर. तो मान लीजिए कि यहां पर हम उसको दिखाते हैं. यानी इस पॉइंट को हम यदि एक कट मार दें तो हम उसको 10 पॉइंट पर ले जाकर छोड़ेंगे 1 2 3 करके. तो उतना कट मारेंगे नहीं, बस ऐसे समझ लीजिए. खैर, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ए. और पिछला दिन हम आपको बताए थे कि स्क्वायर ब्रैकेट में यदि हम किसी चीज को लिखें तो इस चैप्टर में उसको क्या माना जाएगा? कंसंट्रेशन. तो ये नहीं बताए थे? नहीं बताए थे तो जान लीजिए, इस पूरे चैप्टर में हम स्क्वायर ब्रैकेट में यदि किसी भी चीज को लिखेंगे तो वो पढ़ा जाएगा उसका कंसंट्रेशन. जैसे इसको पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसके अंदर बी लिख देंगे तो इसको पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी. और ये इस चैप्टर के लिए नहीं, इस पूरे केमिस्ट्री के लिए ये बातें एप्लीकेबल हैं. यदि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हो तो उसका मतलब हम पढ़ेंगे उसको उसका कंसंट्रेशन या उसी का मोलरिटी हम कह सकते हैं. चलिए, क्या अब तो कोई दिक्कत नहीं है? अब सुनेंगे, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, सुनिएगा, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि ए का अमाउंट धीरे धीरे खत्म होगा और बी का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगा. तो बी का अमाउंट बढ़ेगा तो बी का ग्राफ ऊपर के डायरेक्शन में भागेगा और ए का ग्राफ नीचे के डायरेक्शन में भागेगा. तो लो बी इस तरह से बढ़ना शुरू कर दिया. बी बढ़ा और जैसे जैसे बी बढ़ रहा होगा उसी वक्त ए क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा. तो ये देखिए घट रहा है. अब ये घटा, अब आप देखिए कि किस टाइम तक चेंज होता रहा. अभी लगातार ये नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है. एक स्थिति ऐसी दिख रही है इस पॉइंट के बाद जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है. यानी टाइम बढ़ तो रहा है, लेकिन इसमें ये ऊपर जा रहा होता तो बढ़ता, नीचे आ रहा होता तो घटता. लेकिन ये क्या हुआ कि इसके साथ पैरेलल हो गया, साथ साथ चलेंगे. मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन ये ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है. इसका मतलब ए के कंसंट्रेशन में अब टाइम के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन, शुरू में परिवर्तन हुआ और कुछ देर के बाद परिवर्तन नहीं हुआ. इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर ये किस चीज को हासिल कर लिया? इक्विलिब्रियम को हासिल कर लिया. और जिस टाइम पर इसका कंसंट्रेशन बदलना बंद हो जाएगा, क्या लगता है उसका कंसंट्रेशन बदलेगा? इसका जब तक घटेगा नहीं तब तक उसका बढ़ेगा नहीं. आप ध्यान से देखिए, जब तक इसका घटता रहा तब तक इसका बढ़ता रहा. यानी एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये इक्विलिब्रियम को हासिल कर लेगा. यानी ये जो टाइम है, ये टाइम कितना टाइम के बाद इक्विलिब्रियम को हासिल किया? 3 आवर्स के बाद. तो इसी पॉइंट को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट. क्या इस ग्राफ को समझने में कोई परेशानी है?
यदि हम इसी का दूसरा ग्राफ खींचें, मतलब एक दूसरा कंडीशन भी तो हो ही ना सकता है, इसमें ज्यादा और ए का कम और बी का ज्यादा कंसंट्रेशन था। इसी ग्राफ को एक और तरीके से दिखाया जा सकता है, बताइए कैसे। इसमें हम लोग यहां पर लेते हैं किसको, यहां पर लेते हैं ए को, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए है ये, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। और इस एक्सिस पर लिए कंसंट्रेशन को और यहां पर किसको लिए, टाइम को। ये घटेगा और ये बढ़ेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कट कर पाएगा, देखिए तो 8 2 6 4 6 4, मतलब कहीं कोई वैल्यू मिला जो कट कर रहा हो। जैसे ये हो जाता 4 6, तब ना बीच में 5 को कट करता, तो यहां कुछ वैसा हो नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें इक्विलिब्रियम मान लीजिए कि यहां पर एस्टेब्लिश हुआ। ग्राफ खींचते वक्त कोशिश करेंगे कि ये सब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, और यहां तक ये घटता हुआ दिख रहा हो, यहां तक ये बढ़ता हुआ दिख रहा हो। तो बी लगातार 4 तक बढ़ा और ए लगातार 10 से 6 तक घटा। तो ये जो पॉइंट है ये 6 को इंडिकेट कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये 4 को इंडिकेट कर रहा है, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये कितने देर के बाद हासिल हुआ है, अकॉर्डिंग टू डाटा ये 2 आवर्स के बाद हुआ है। अब यहां पर यदि हम इसका डाटा खींचें तो यहां पर क्या करेंगे बताइए, एक ही लाइन पर सब टच कर जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि एक लाइन पैरेलल भागेगा यहां से मान लीजिए, और एक लाइन को यहां से हमको करना पड़ेगा ऊपर, और एक लाइन करना पड़ेगा यहां से नीचे, हाँ या ना। और ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये 3 आवर्स के बाद यदि हुआ है तो हम लिख देते हैं 3 आवर्स। हम अपने हिसाब से डाटा को लिए हैं, आप चाहें तो 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये कंसंट्रेशन है, ये कहलाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये कहलाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो इस तीनों में से अच्छा ये बताओ कि एक ही केमिकल रिएक्शन पर क्या ये तीनों बातें हो सकती है? ये तीनों में से कोई एक ही बात एक केमिकल रिएक्शन पर एप्लीकेबल है, लेकिन होगा 3 में से जरूर कोई एक, यदि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो। और यदि आप इस तीनों को इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप एक दूसरे तरीके से फिर लिख सकते हैं। आप चाहें तो केमिकल इक्विलिब्रियम को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और अभी तुरंत हम ये बात बोले थे ना, क्या बोले थे बताइए, रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल इज सेड टू बी इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बताइए, तो उसमें हम जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसा ग्राफ खींचेंगे और किसके किसके बीच का ग्राफ खींचेंगे? टाइम वर्सेस रेट का ग्राफ, रेट का ग्राफ खींचेंगे हम। रेट की वहां पर कंसंट्रेशन में परिवर्तन को रोके थे, इसमें रेट को हम रोक रहे हैं। अब बताइए कि ए कन्वर्ट कर रहा है बी में और बी कन्वर्ट कर रहा है ए में। शुरू में ए से बी में बदलने का रेट ज्यादा होगा, तो रेट ए वाला रहेगा पिक पॉइंट पर, और बी से ए में बदलने का रेट 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि अभी बी का कोई अमाउंट है ही नहीं, तो वो होगा कौन चीज? 0। ये ओरिजिन पर आएगा यहां पर। कुछ देर के बाद क्या होगा कि ए से बी में बदलने का रेट घटने लगेगा और धीरे धीरे बी से ए में बदलने का रेट बढ़ने लगेगा। तो एक बार फिर से नहीं लगता है कि वही बातें हो जाएंगी? क्या जी होगा कि नहीं? इसी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन यहां पर कुछ और बात है जिसको आपको देखना है। पहले आप ये बताइए, तो ये जो ग्राफ आप खींचे, ये तो ऊपर रेट है ना, तो ये किसका रेट आप दिखाएं? तो इसको आप ए का रेट या बी का रेट नहीं कहेंगे, इसको आप फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट या बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट ऐसे बोलेंगे। तो बताइए कौन सा रेट है? ये ऊपर वाला यहां ए था ना, तो ए से बी में बदलने का रेट, यानी ये हो गया आर एफ, यानी इसको हम कहेंगे आर एफ। 0, अच्छा ये बताओ 0 टाइम पर किसका रेट 0 था? फिर बोलते हैं बी का। बी से ए में बदलने का रेट बैकवर्ड का, तो बैकवर्ड का था, तो ये क्या कहलाएगा? आर ऑफ बी नहीं, आर बी। इसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और आर बी को बोलेंगे रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर डिफाइन करने के बाद आपको ये सब ग्राफ खींचना है। अब बताइए कि यदि आप ये बात बोल देते हैं तो तीनों बात को लपेट लिया। रेट बराबर हुआ, अब रेट बराबर ज्यादा ज्यादा या कम पर हुआ, या कम या ज्यादा पर हुआ, या बराबर पर हुआ, तो सब एक साथ आ जाता है। इस तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम को आप अब समझ चुके हैं ढंग से। अब आप एक तरफ से पहले उतारिए मन लगा के, पहले ये तीनों डाटा लिखो तो है। हाँ सुबह लिखिएगा, इसको अभी लिखो, डीए तोड़ देंगे। फोटो खींचेगा, खींच के तन देखो तो, मारपीट के तुम्हारा फोटो हम खींचेंगे, पापा को भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। इतना बढ़िया लाठी लाए हैं तो मारने लगे। तुम लोगों में से किसका किसका फुल पेमेंट नहीं है रे? अच्छा, किसका किसका फुल पेमेंट है? लोग हैं जो जिनका फुल पेमेंट का नहीं है, फुल पेमेंट अभी तक। पिछला बैच में सबका आइडेंटिटी कार्ड जब्त कर लिए और सबका क्लास रोक दिए। आप लोग का क्लास रोक देंगे। आप लोग अपना अपना पेमेंट जल्दी फुल कीजिए। अरे मांस की तरह आगे क्लास में बैठ जाओ। आइडेंटिटी पे लाए हो दोस्तों? निकालो, सबका चेक करेंगे। चलो निकालो जल्दी, निकाल के अपने अपने सामने में रखो। आएंगे सामने में रहेगा, दो लाठी पहले देंगे, उसके बाद पूछेंगे आइडेंटिटी कार्ड का। निकाल लो सामने में। गलती फंसा देंगे। कल भी बोले थे ना कि आइडेंटिटी पेज लेके आना है, उसको नहीं बोले। तुम उसको चुप कर दे।
कलाकारी करने लगा तुम लोग। बीमार हो गया बॉलीवुड चला है। इतना सेकंड तो 18 को ग्राफ बन जाएगा। बोले जो ये ग्राफ बना लिया ना, बनाना नहीं था, पहले दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे तब ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ को काट के फिर से डेफिनेशन लिख के तब ग्राफ बनाइएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम को दो टर्म में डिफाइन किया जा सकता है, एक कंसंट्रेशन के टर्म में और दूसरा रेट के टर्म में। कंसंट्रेशन के टर्म में तीन बातें हो सकती है, लेकिन इस तीनों बातों को एक साथ यदि लिखना चाहें तो आप रेट के टर्म में जा सकते हैं। चलिए डिफाइन कीजिए। तो ट्रेन छूट रहा है मेरा, कहती है कि आपका ट्रेन छूट रहा है। बताइए ट्रेन छूट रहा है कि नहीं। जिस तरह से जमाना बदल रहा है ना तुम लोगों का, कुछ दिन के बाद छड़ी लेके तुम ही आएगा।
हम नहीं आएंगे क्लास छरी लेके, तुम ही सब आएगा छरी लेके। बहुत परिवर्तन हुआ है समाज में। और जो स्थिति है ना, तुम लोग छोड़वा देगा पढ़ाना। और सही कह रहे हैं, कहे कि बर्दाश्त ही नहीं होगा, तुम लोग ऐसा ऐसा बात बोलोगे कि लगे दूर पढ़ाने छोड़ देते हैं। लिखिए एरो देके। यदि आप ये ग्राफ खींच लिए हैं तो आगे फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम को हेडिंग डाल के दोबारा फिर से डिफाइन कीजिए। लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच, बोले यही कि रिवर्सिबल रिएक्शन in which rate of forward reaction and rate of backward reaction are equal is said to be in the position of chemical equilibrium। और इस ग्राफ के नीचे में आप आर एफ को इंडिकेट कर दीजिएगा कि आर एफ क्या है, और आर बी को इंडिकेट कर दीजिएगा क्या है दोनों। एक है आर एफ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और आर बी है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इससे आगे की बातें कल होंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन